हेलो ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेसिक इलेक्ट्रिकल का इन बुनियाद बैच 2.2। बुनियाद बैच 2.2 यूनिवर्सिटी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड ये कोर्स है जो आप सभी के लिए ऑनगोइंग है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर आप हैं और आप बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट को बहुत अच्छे वे में पढ़ना चाहते हैं इन अकॉर्डेंस विथ योर एग्जाम सिलेबस, तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को फॉलो कर लीजिएगा। प्रीवियस 4 लेक्चर जो है वो हो चुके हैं, 5th लेक्चर आप लोग आज देखने जा रहे हैं। आज की क्लास का टॉपिक क्या है आपको जल्दी से बताऊं और क्लास को शुरू करते हैं। तो भाई आज लेक्चर नंबर 5 है। फर्स्ट मॉड्यूल हम लोग का ऑनगोइंग है बेसिक कंसेप्ट्स एंड डीसी नेटवर्क्स का, और आज की क्लास का जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है ये, दैट इज सीडीआर एंड वीडीआर, करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे आज की क्लास में सर। हाँ जी बिल्कुल, इसको पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, क्या होता है ये टॉपिक, क्या इसका एस्पेक्ट है, एग्जामिनेशन में क्या पूछ सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में पास्ट एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे फुल फॉर्म बता दूं, सीडीआर इज द करंट डिवीजन रूल एंड वीडीआर इज वोल्टेज डिवीजन रूल या वोल्टेज डिवाइडर रूल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे काम आते हैं पहले वो समझना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सीडीआर और वीडीआर है क्या चीज। सर क्या ये कोई लॉ है, कोई थ्योरम है? सीडीआर एंड वीडीआर कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, क्या करने के लिए होते हैं, क्या इसका रिक्वायरमेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के भीतर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सीडीआर वीडीआर कोई अलग से लॉ नहीं है, कोई अलग से कोई थ्योरम नहीं है। ये जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन टूल है, सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है जो उसी ओम्स लॉ के ऊपर बेस करती है जो आपने इनिशियली पढ़ा है, जिसके ऊपर केवीएल केसीएल जो है वो भी फंक्शनिंग करता है। ठीक है, these are the basic circuit solving technique या circuit simplification techniques which are implied on series or parallel DC circuit in order to find the required value of current or voltage across any branch। तो सर ये काम तो हम लोग केवीएल केसीएल से कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल कर रहे थे हम लोग केवीएल केसीएल से, बट कई कंडीशंस पे क्या होता है कि आपका क्वेश्चन जो है एंड मोमेंट पे पहुंच जाता है, सॉल्व करते करते लास्ट मोमेंट पे आ गए, आपको किसी ब्रांच का वोल्टेज फाइंड करना था। अब उस ब्रांच में 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, तो अब आपको क्या इंडिविजुअली सबका एक एक का वोल्टेज फाइंड आउट करना पड़ेगा, या मैश एनालिसिस करोगे तो फिर पूरे उस मैश का एनालिसिस करोगे, फिर करंट से मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा सा लंबा स्टेप हो जाता है। उसी स्टेप को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों को सीडीआर वीडीआर भी आना चाहिए। ठीक, कुछ यूनिवर्सिटीज में एग्जामिनेशन में इसका डेरिवेशन पूछता है, आपको पूरा एक्सप्लेन करने बोलेगा, डेरिवेशन करने बोलेगा 5 to 7 मार्क्स में। हालांकि मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का वेटेज बाकी यूनिवर्सिटीज में मिनिमम है, कोई बहुत खास वेटेज नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में अभी तक 2024 तक क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया हुआ है और इसको पढ़ेंगे अभी। तो ये बेसिकली सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है, ये ना तो कोई लॉ है ना कोई थ्योरम है, तो इसलिए सेपरेटली लॉ और थ्योरम की लिस्ट से बाहर है ये। ठीक है, बट हाँ ये एक सपोर्टिंग टेक्निक है कि अगर ये भी आपको आएगा तो क्वेश्चन सॉल्विंग और आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं फ्रॉम सीडीआर। सीडीआर से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज सीडीआर? सीडीआर इज करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल या करंट डिवाइडर रूल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बताता है सर ये रूल? करंट डिवाइडर रूल ये बोलता है, अभी पहले समझते हैं फिर लिखेंगे इसके बारे में। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, करंट डिवाइडर बोल रहा है मतलब करंट का डिवाइड होना जरूरी है ना, करंट का डिवीजन होना जरूरी है। तो अगर सपोज कर लीजिए कि यहां पर एक सोर्स लगा हुआ है,
ठीक है, और आपके पास पैरेलल में दो ब्रांचेस हैं, दोनों में रजिस्टर लगी हुई है। मान लेते हैं 2 ohms, दिस इज ऑफ 1 ohm, है ना, इसका नाम R1 रख लेते हैं, इसका नाम R2 रख लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यहां से जो करंट जा रही है इस डायरेक्शन में 10 एम्पियर जा रही है। ठीक है, और अगर सपोज कर लीजिए मैं क्वेश्चन में आपको ये पूछता हूं कि चलिए आपको फटाफट से ये बताना है कि करंट I1 की वैल्यू कितनी है या करंट I2 की वैल्यू कितनी है। कैसे बताएंगे? देखिए, अगर दोनों जगह पे इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस होता तो 2 ओम और 2 ओम होता तो मैं बोलता कि अच्छा ठीक है, तो करंट भी इक्वली डिवाइड हो गई होगी यहां से। लेकिन क्योंकि दोनों पे अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस है, इसलिए करंट का डिवीजन इक्वल नहीं होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा दोनों ब्रांचेस में। और करंट क्यों डिवाइड होगी सर? करंट इसलिए डिवाइड होगी क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आप देते चले जाओगे उतनी बार करंट का डिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है, क्या ये सर सीरीज में नहीं होगा क्या? आप खुद करके देखो, ये देखो सीरीज पाथ बनाता हूं मैं, और सीरीज पाथ में ये लगा दिया मैंने 10 एम्पियर का करंट सोर्स, यही सेम। और एक और चीज कर लेते हैं कि यहां पर ना यही दो रजिस्टर फिर से लगा देते हैं, मतलब एक 2 ओम का रजिस्टर और एक 1 ओम का रजिस्टर। ठीक है, ये R1 बोल लो आप इसको, ये R2 बोल लो। अब बताइए दोनों में से किस जगह पे करंट का डिवीजन हो रहा है? सर्किट नंबर 1 जो था हमारा, इसमें करंट डिवाइड हो रही है पैरेलल सर्किट, या सर्किट नंबर 2 जो कि एक सीरीज सर्किट है, इसमें करंट डिवाइड हो रही है। क्लियर सा आंसर होगा कि सीरीज सर्किट के अंदर चाहे रेजिस्टेंस की मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूं, यहां से जानी उतनी करंट है, सेम 10 एम्पियर, इधर से भी 10 एम्पियर, इधर से भी 10 एम्पियर। तो मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि सीरीज सर्किट में 1 ओम रजिस्टर से कितनी करंट जा रही है, तो आंसर इज 10 एम्पियर, क्योंकि हमको पता है कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होती, लेकिन पैरेलल में डेफिनेटली करंट डिवाइड होती है। तो रूल क्या पढ़ रहे हो आप? करंट डिवाइडर रूल। तो सर्किट में क्या होना कंपलसरी है? पैरेलल ब्रांचेस होना कंपलसरी है। सीरीज सर्किट होगा तो क्या ये एप्लीकेबल होगा? क्या नॉट एप्लीकेबल सर। 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल गया आपको। सीडीआर की लिमिटेशन क्या है? इट इज ओनली एप्लीकेबल अपॉन द पैरेलल नेटवर्क। ओके ठीक है, मतलब जहां करंट डिवाइड हो रही होगी सिर्फ वहीं पर सीडीआर लग सकता है, जहां सीरीज सर्किट है वहां सीडीआर नहीं लगा सकते। ओके ठीक है, इसको लिखवाने के समय मैं आपको लिखवा दूंगा। अभी तक आप समझ गए यहां तक का पोर्शन? चलिए ठीक है। अब दूसरा चीज क्या बोलता है कि भाई अगर ये 2 ब्रांचेस है तो दोनों की करंट फाइंड कर लो, क्या दिक्कत है? नहीं, यहां पर एक दिक्कत है। ये मैं अगर फाइंड करूंगा तो नॉर्मली क्या टेक्निक से फाइंड करूंगा? तो आप ये बोलो कि एक काम करेंगे हम लोग, कैसे फाइंड करेंगे मैं बताता हूं। 1 और 2 का पहले पैरेलल करेंगे, है ना, सबसे पहला स्टेप। अभी लिखिएगा मत कुछ भी। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि R1 पैरेलल टू R2, इसको सॉल्व करेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे। फिर हमारे पास करंट है और R इक्विवेलेंट है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे उससे? हम लोग उससे क्या करेंगे? करंट और R इक्विवेलेंट के हेल्प से देखो ऐसा सर्किट बन जाएगा, फिर 10 एम्पियर, और यहां पे आ जाएगा R इक्विवेलेंट। फिर हम लोग बोलेंगे अच्छा ये करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रही है, तो यहां का वोल्टेज मिल जाएगा हमको इस पूरे सेगमेंट का। कैसे मिलेगा? V इज इक्वल टू 10 इंटू R इक्विवेलेंट। वोल्टेज मिल गया। फिर हम लोग सर्किट को वापस पैरेलल पहले जैसा ड्रॉ कर देंगे। हम लोग बोलेंगे अच्छा वही पैरेलल ब्रांच है इसलिए दोनों जगह वोल्टेज सेम रहेगा, तो वही V इक्विवेलेंट इधर भी और वही V इक्विवेलेंट इधर भी, दोनों जगह रहेगा। अब I1 निकालेंगे V इक्विवेलेंट बाई R1 और I2 निकालेंगे V इक्विवेलेंट अपॉन R2। बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। CDR आपको ये ऑप्शन देता है सेलेक्ट करने का कि आपको जिस ब्रांच की करंट फाइंड करनी है ना, डायरेक्टली उसी की फाइंड करो, दूसरे वाले की फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। मतलब उसमें आपको एनर्जी वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है और इतना कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। सीडीआर इसी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर देता है, छोटा कर देता है इस चीज को। कैसे करता है समझते हैं। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं यहां पे। मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे यहां मैंने शो किया वैसे ही 2 ब्रांचेस हैं पैरेलल में, R1 R2, दोनों से जाने वाली करंट है I1 एंड I2। टोटल करंट जो आ रही है यहां पे दैट इज I टोटल। वोल्टेज जो लगाया V, इनपुट पोटेंशियल सप्लाई। ये अजम्पशन है हमारा, ताकि अब हम इसको इसकी कंडीशन को समझ सकें, ठीक है। सबसे पहले पहला लाइन तो ये लिखते हैं इट इज एप्लीकेबल
It is applicable only on parallel networks, not on series. Limitation. ठीक है। अब अगर सपोज कर लो एक्सप्रेशन चाहिए I1 I2 का, कैसे निकालना है, तो कैसा एक्सप्रेशन बनेगा? वी नो दैट, अब आपका पूरा फोकस जो है वो इस सर्किट पे होना चाहिए, इसी सर्किट के लिए पूरी कंडीशन को समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो वी नो दैट टोटल करंट जो है हमारा, दैट कैन बी गिवन एज I1 प्लस I2 ना, ये लिख सकते हैं टोटल करंट I1 प्लस I2 है। और I1 क्या है? I1 इज V बाई R1 एंड सर I2 जो है ना दैट इज V बाई R2। कौन सा V? सप्लाई वोल्टेज, जो भी आपने सप्लाई दिया, बीइंग अ पैरेलल सर्किट, यहां पर भी वही V पोटेंशियल होगा इन दोनों के बीच में भी, और यहां पर भी तो वही V पोटेंशियल होगा ना बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो मैं यहां की करंट इस फॉर्म में बता सकता हूं, ठीक है। सो अल्टीमेटली आई कैन राइट I टोटल इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। ऐसा भी तो लिख सकते हैं, I1 I2 ना लिख के ये दोनों के फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, और इसमें से V कॉमन है इसलिए इसको बाहर निकाल दिया। इट विल बिकम V इन कॉमन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ध्यान से देखिएगा, अब यहीं पर इक्विवेलेंट कैसे फॉर्म होता है वो देखते हैं। I टोटल इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड विथ 1 बाई R1 है, 1 बाई R2 है, होल अपॉन LCM आपने लिया, इट विल बिकम R1 R2, और प्रोडक्ट्स बनाया तो ये हो जाएगा R2 प्लस R1। ठीक, चलो नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। सो दैट मीन्स अगर मुझे यहां से कोई पूछ ले कि बताओ V की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, तो वी कैन राइट ना कि V जो है इसको ऊपर भेज दीजिए, इट विल बी I टोटल मल्टीप्लाइड विथ R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये वाला प्रोडक्ट नीचे चला जाएगा, कंप्लीट है। दिस इज द वैल्यू ऑफ V। तो सर हम तो करंट निकालने जा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल करंट निकालने जा रहे हैं, अब समझिएगा ध्यान से। अब इस V के एक्सप्रेशन को आप यहां पुट कर दीजिए। आपको क्या क्या वैल्यू चाहिए, या तो आपको I1 चाहिए होगा क्वेश्चन में, या I2 चाहिए होगा, है ना, किसी एक ब्रांच की करंट या दूसरे वाले की करंट। तो आपको जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहां V की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? मान लो मुझको I1 फाइंड करना है। फॉर I1 आई विल राइट I1 इज इक्वल टू V बाई R1, दैट इज V का तो ये पूरा एक्सप्रेशन है, V का एक्सप्रेशन है I टोटल इनटू, अच्छा ये पूरा चीज क्या है बताओ? दिस इज R इक्विवेलेंट ना, सर्किट का R इक्विवेलेंट है, तो इसको मैं R इक्विवेलेंट के फॉर्म में शो कर देता हूं, डिवाइडेड बाय R1 होल डिवाइडेड बाय R1। एक तरीका है लिखने का, लेकिन आप लोग इस वे में लिखने से फैमिलियर नहीं है। आप लोग कौन से फॉर्मूले से फैमिलियर होंगे ज्यादातर, वो मैं लिखवाता हूं आपको। V बाई R1 को ऐसे लिखते हैं, फुल फॉर्म में पूरा लिख लीजिए, I टोटल इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यहां तक तो ठीक है, एंड देन डिवाइड बाय R1 भी करना है आपको, तो इंटू 1 बाय R1 ऐसा लिखूंगा। अब देखिए यहां से R1 और R1 दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या एक्सप्रेशन बचेगा? I1 इज इक्वल टू I टोटल इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये एक्सप्रेशन ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा। क्या पहले वाले और दूसरे एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस है क्या? ये फर्स्ट था, ये दूसरा एक्सप्रेशन था, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अगर आप AEJ के लिए पढ़ रहे होते तो मैं आपको बताता कि ये वाले फॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इसमें, ठीक है, क्योंकि वो ये याद करके जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं था कि R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्चुअल फॉर्म यही होता है इसका, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म सबको याद रहता है, ये भूल जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग के समय तो यही करना है आपको अल्टीमेटली, बट याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा आपको। मतलब कैसे? इसने ये बोला कि जिस ब्रांच की आपको करंट फाइंड करनी है, दैट करंट इज इक्वल टू द टोटल सप्लाई करंट मल्टीप्लाइड विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड देन होल डिवाइडेड बाय जहां की करंट फाइंड कर रहे हो वहां का रेजिस्टेंस। इतना ही है इसका फंडामेंटल, ठीक है। इसी फॉर्म में इसको थ्योरेटिकली लिखवाया जाता है, बट इसके पीछे का पूरा रीजन जो है वो ये सामने है, ठीक है। और वैसे ही अगर आपको I2 फाइंड करना है तो फॉर I2
अब डायरेक्टली आप लिख सकते हो I2 का मतलब क्या होता है, V बाई R2 होता है, और V का एक्सप्रेशन लिखे थे हम लोग I टोटल इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई R2 भी है, तो इंटू 1 बाई R2 कर लो आप। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, एक्सप्रेशन क्या बचा आपके पास, यू विल गेट I2 इज इक्वल टू टोटल करंट इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या फिर इसी को लिखने का एक और तरीका हो सकता था कि I2 इज इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाइड विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय जिस ब्रांच की करंट फाइंड कर रहे हो उस ब्रांच का रेजिस्टेंस। ज्यादा आसान तरीका है ना लिखने का। ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं मैं पता है, मतलब इस फॉर्म में भी क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि उससे एक नया क्लैरिटी मिलता है। कैसा क्लैरिटी मिलता है, वाइवा में आपसे इन्विजिलेटर ने या एग्जामिनर ने उन्होंने ये पूछ लिया कि एक बात बताओ, ये CDR जो लगाते हैं कितने पैरेलल ब्रांच तक एप्लीकेबल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग CDR। नॉर्मली जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना नेटवर्क के, तो नॉर्मली 2 ही ब्रांच के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमेशा 2 पैरेलल ब्रांचेस को सॉल्व करते हैं। उससे धीरे धीरे क्या होता है, माइंड में एक परसेप्शन बन जाता है कि 2 ही मैक्सिमम होगा सर, तभी तो सारे टीचर 2 ही ब्रांच के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं ना, 3 तक जाते ही नहीं हम लोग, मतलब मैक्सिमम 2 होगा और हम लोग आंसर 2 बोल के आ जाते हैं। बट इन रियलिटी अगर आप इस प्रोसेस से पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि ये बोलता है I टोटल मल्टीप्लाइड विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर नेटवर्क, उस पैरेलल ब्रांच का चाहे जितनी भी पैरेलल, उससे ऐसा कुछ नहीं डिफाइंड है, ये बोलता है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दैट ब्रांच रेजिस्टेंस जहां की करंट फाइंड हो रही है। तो जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हो तो उसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितनी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है, ये किसी भी लिमिट तक, n जो है अगर जब तक डेफिनेट नंबर है तब तक कोई भी लिमिट तक जा सकता है, वो 10 ब्रांच भी अगर होंगे, एज लॉन्ग एज आप उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं तब तक आप उनका CDR भी निकाल सकते हैं, समझ गए। तो देयर इज नो लिमिट, तो मैं लिखवा देता हूं इस पॉइंट को, CDR can be applied for n number of parallel branch circuits as long as n is definite and R equivalent can be calculated। ठीक, ये इतनी बात याद रखने से आपको समझ में आ जाएगा कि CDR कहां तक एप्लीकेबल है। क्लियर। एक एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। एक कैलकुलेशन करवाता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्टली कैलकुलेशन करिए, क्योंकि क्वेश्चन तब बना पाएंगे जब इसके साथ साथ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी आप लोग सीख जाएंगे। CDR VDR खाली सीखने से पूरा क्वेश्चन बनाना मुश्किल रहेगा, इसके साथ एक चीज और सीखना होगा, दैट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको करंट सोर्स दिया हुआ है 5 एम्प्स का, ठीक है, और यहां से एक रजिस्टर लगा हुआ है और इस पॉइंट पर भी एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक। दिस इज 2 ओम का रजिस्टर और ये 4 ओम का रजिस्टर है। क्वेश्चन में आपसे पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ I डैश, फाइंड I डैश। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, अब मुझको फाइंड I डैश बोला तो मैं किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं ना, जरूरी नहीं कि मैं KVL से बनाऊं या पर्टिकुलरली KCL से बनाऊं या ओम से बनाऊं, जो भी मुझे मेथड समझ में आता है, सिंप्लीफिकेशन टेक्निक जो सबसे फास्टेस्ट फॉर्म में और सही आंसर दे दे उसी को यूज करूंगा, ठीक। क्योंकि मैंने CDR पढ़ा हुआ है तो मैं अभी CDR अप्लाई करूंगा। सो बाय CDR वी कैन से दैट, अब देखो I डैश फाइंड करना है, ठीक। I डैश का एक्सप्रेशन क्या होता है हमको पता है, I डैश इज इक्वल टू टोटल करंट सप्लाइड इन द सर्किट मल्टीप्लाइड विथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अपॉन जिस ब्रांच का करंट पूछा है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस R डैश लिख लो। मतलब यहां पे क्या क्या हो जाएगा, यहां लिखूंगा I डैश इज इक्वल टू टोटल करंट इज 5 एम्पियर
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा दोनों का, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 और 2 प्लस 4 6, ठीक है, इंटू 1/2, ठीक है। इतने को सॉल्व कर लूंगा, बन जाएगा मेरा क्वेश्चन। तो 5 8 जा 40, 2 से डिवाइड है तो 20/6, 3.333 एम्पियर एक बार में करेक्ट आंसर निकल के आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई करने जाता, क्या करना पड़ता मुझको, सबसे पहले मैं यहाँ पे मैश लेता, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे बोलता अच्छा करंट I1 जा रही है, I2 जा रही है, फिर मैं बोलता I1 की वैल्यू 5 एम्पियर है, फिर I2 पे आते, इसके लिए इक्वेशन बनाते, यहाँ पे जहां जहां I1 आएगा उसको पुट करते 5 एम्पियर, एक लंबा प्रोसेस होता, ठीक है। हालांकि अगर आपका कमांड अच्छा हो जाएगा केवीएल केसीएल पे तो वो भी प्रोसेस फास्ट ही रहेगा, लेकिन इतना फास्ट शायद ना रहे, ठीक है। केसीएल से बनाना चाहो तो आप केसीएल के लिए यहाँ जंक्शन अज्यूम करते, यहाँ रेफरेंस लेते, यहाँ जंक्शन लेते, फिर लिखते आप यहाँ पे -5 VA माइनस V0 अपॉन 2 VA माइनस V0 अपॉन 4, फिर उसको सिंप्लीफाई करते, एक इक्वेशन आती उसको सॉल्व करते तो आपका आंसर आता है यहाँ पे वोल्टेज का, फिर वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस करके आप यहाँ पे करंट बताते, इतना प्रोसेस करते। यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर आ गया आपका सीधे। तो यही सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है, यही क्या करता है आपके क्वेश्चंस की इस सॉल्विंग पार्ट को इजी बना देता है। क्या होगा अगर 3 रेजिस्टेंस आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 3 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट फाइंड करना आना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं ना आप, भाई आपको पता है कि R इक्विवेलेंट फॉर 3 रजिस्टर कैसे होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस फॉर्म में ये निकाल लीजिए। प्रोसेस तो वही है, टोटल करंट मल्टीप्लाइड विद द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय उस ब्रांच का रेजिस्टेंस जिसकी करंट फाइंड करने जा रहे हो आप। एक सिंगल फॉर्मूला तरीका है ये, और ये तरीका अगर आप सीख गए तो आप सारे क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। डन। एक ही वैरायटी है इसके अंदर, यही जो मैंने यहाँ पे दिखाया, और यही वैरायटी आपको बड़े सर्किट्स के अंदर बीच में कहीं पे दिखाई देगी अचानक से। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सीख जाएंगे कल की क्लास में पढ़ने के बाद, तो उससे आपको एक और चीज हो जाएगा कि यहाँ पे जब वोल्टेज सोर्स भी गिवन रहेगा ना और साथ में रेजिस्टेंस है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करके आप करंट में कन्वर्ट कर लेंगे, और जैसे ही करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे सेम ऐसे ही सर्किट बन जाएगी आपके सामने। अब वहां से आपको किसी भी ब्रांच की करंट बोलेगा उसको आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक। तो दिस वाज ऑल अबाउट CDR। अब बात करते हैं अबाउट VDR। व्हाट इज VDR? सेकंड वन इज VDR। VDR क्या होता है? VDR होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल या वोल्टेज डिवीजन रूल। इट इज द वोल्टेज डिवीजन रूल। जैसे करंट डिवाइड होती है वैसे ही वोल्टेज भी डिवाइड होती है, लेकिन कहां, सीरीज में या पैरेलल में? मान लेते हैं एक पैरेलल सर्किट है मेरे पास और एक सीरीज सर्किट है, ठीक है। एक सीरीज सर्किट है और एक पैरेलल सर्किट है। सीरीज में 2 रजिस्टर है, पैरेलल में भी यहां 2 रजिस्टर है, दोनों जगह पे वोल्टेज सोर्स अप्लाई करने जा रहा हूं मैं, ±20 वोल्ट। रजिस्टर की वैल्यू 3 ओम 9 ओम, ठीक है। सिक्स ओम रख लीजिए इसकी वैल्यू। यहां पर भी है 3 ओम्स एंड दिस वन इज ऑफ 6 ओम्स, ठीक है, ±20 वोल्ट। अब आप सोचिए कि कहां पर एक्चुअल में वोल्टेज का डिवीजन हो रहा होगा। अगर मैं देखूं पैरेलल सर्किट को, फर्स्ट सर्किट में मुझे दिखता है कि बिटवीन पॉइंट्स A एंड B वी हैव अ 20 वोल्ट सोर्स, ठीक है, एंड बीइंग अ पैरेलल सर्किट सेम पोटेंशियल यहां पर भी होगा, मतलब यहां पर भी 20 वोल्ट है। वोल्टेज फाइंड करने की तो दिक्कत ही नहीं आई, ये भी तो पैरेलल है, बीच में कोई रेजिस्टेंस आया ही नहीं ना। अगर यहां पे ऐसे बीच में रजिस्टर बना होता तो यहां वोल्टेज ड्रॉप हो जाती, क्या हो जाता, वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता, ठीक है। और फिर यहां की पोटेंशियल इस तरफ सेम नहीं जाती, बट यहां तो कोई रजिस्टर नहीं बना हुआ है, और जब भी हम कोई सर्किट ड्रॉ करते हैं तो हम जितने भी ये सारे टर्मिनल्स हैं, जितने भी सारे इसके
कनेक्टिंग टर्मिनल्स होते हैं उन सबको आइडियल लेकर के चलते हैं, तो आइडियल है तो फिर जीरो रेजिस्टेंस है इसके अंदर। आइडियल कंडक्टर से यहाँ तक तो जीरो रेजिस्टेंस है तो कोई ड्रॉप नहीं होगी, जितनी यहाँ पोटेंशियल है पूरी यहाँ मिलेगी। उस अकॉर्डिंग मुझे तो पहले से ही पता चल गया कि भाई 3 ओम के अक्रॉस 20 है, 6 ओम के अक्रॉस भी 20 है, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैं वीडीआर क्यों देखना चाहूंगा, वोल्टेज डिवाइड ही नहीं हुआ, तो वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करोगे? यहाँ तो करंट डिवाइड हो रही है ना, सीडीआर अप्लाई कर सकते हो आप। तो इसका मतलब यहाँ पर वीडीआर अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता है, वीडीआर एप्लीकेबल भी नहीं है। तो वीडीआर कहाँ पे एप्लीकेबल है? जहां वोल्टेज डिवाइड होती है, और वोल्टेज कहाँ डिवाइड होती है? सीरीज सर्किट में डिवाइड होती है, ठीक है। सो इफ दिस इज योर सीरीज सर्किट, यहां पर होगा ऐसा कि करंट इसके थ्रू जारी होगी। ओम्स लॉ हम सबने पढ़ा हुआ है, हम सबको पता है कि V = I × R होता है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस या बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through it if the resistance are constant. So that means कि अगर ये 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज देखना है मुझको, तो रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो जितनी करंट जा रही होगी उसके प्रोपोर्शन में वोल्टेज होगा, ठीक। तो यहां पर कुछ वोल्टेज मिलेगा V1, यहां का कुछ वोल्टेज होगा V2। केवीएल ये बताता है मुझको कि इन दोनों वोल्टेजेस का सम 20 वोल्ट के बराबर आएगा। जितना ईएमएफ इनपुट दिया उतना ही ड्रॉप्स होगा, तो सारे ड्रॉप्स का सम कर दोगे तो इनपुट ईएमएफ के बराबर आएगा, दैट इज केवीएल। और वीडीआर क्या बोलता है कि भाई वीडीआर ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्टली फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग द वीडीआर टेक्निक। व्हाट इज द वीडीआर टेक्निक? तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि वीडीआर इज एप्लीकेबल ऑन सीरीज सर्किट। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सीरीज सर्किट, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए, तो अब एक एग्जांपल के फॉर्म में इसको बनाते हैं। तो हमको यहां से ये दिखता है कि V total इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 दिख रहा है। टोटल सप्लाई वोल्टेज अगर ये है, इफ दिस इज आवर V total एंड दिस इज V1 V2, और यहां से जाने वाली करंट I कॉमन है, सीरीज सर्किट है, इसलिए करंट हर ब्रांच में बिल्कुल सेम रहेगी, कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो मैं V1 V2 को कैसे लिख सकता हूं? आई कैन राइट V1 इज इक्वल्स टू I by R1, सॉरी ओम्स लॉ है ना, I इंटू R1, और V2 को मैं लिख सकता हूं I इंटू R2, मतलब इस बार करंट कॉमन जाएगी सब जगह। इसको मैं पुट करता हूं फर्स्ट इक्वेशन में, इट विल बिकम V total इज इक्वल्स टू I कॉमन R1 प्लस R2, I R1 प्लस I R2, करंट को पहले ही कॉमन ले लिया मैंने। इससे क्या पता चल रहा है सर? इससे ये पता चल रहा है कि अगर मैं करंट की वैल्यू कैसे भी पता लगा लूं तो उसको यहां पुट करके V1 V2 सेपरेटली फाइंड आउट कर सकता हूं, लाइक दिस। अच्छा ठीक है, ये R1 प्लस R2 क्या चीज है? R1 प्लस R2 R इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। देखो सीरीज सर्किट है, दोनों का सम करोगे वही तो है R1 R2। अच्छा, सो आई कैन ऑल्सो से कि V टोटल इज I इंटू R इक्विवेलेंट। सो I की वैल्यू क्या होगी फिर? टोटल सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। अच्छा ठीक है सर, क्या फायदा हुआ इससे? इससे ये फायदा हुआ कि अब I की वैल्यू को मैं जो भी इक्वेशन में पुट करना चाहूं, जिसकी वैल्यू भी मुझे रिक्वायर्ड होगी, मान लो मुझे सडनली V की वैल्यू कोई पूछ लेगा, तो मैं बस यहाँ पे I की वैल्यू पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। I की कौन सी वैल्यू पुट करके देखते हैं जरा सा। सो लिखते हैं फॉर V1 I will write V1 is equals to I into R1 V total by R equivalent into R1। आसान है ये तो फाइंड आउट करना। हाँ जी बिल्कुल, तो इसको और कैसे थोड़ा सा और इलेबरेट कर लीजिए सर। ये हो जाएगा V1 is equals to V total into R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रहता है जनरली। R इक्विवेलेंट यही तो है। अच्छा, और अगर मान लो V2 पूछता तो फॉर V2 आई वुड राइट V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2, है ना। I की वैल्यू क्या है? I है V टोटल अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। लिख सकते हो ऐसा, या तो आप ऐसा लिख लो और या फिर इसी को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो कि V1 इज इक्वल्स टू ऊपर वाले को V टोटल इंटू R1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। बात तो वही है।
R1 प्लस R2 और क्या है, R इक्विवेलेंट ही तो है। लेकिन ऐसा लिखने से माइंड में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि एज लॉन्ग एज जब तक हम लोग R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं ना, तब तक फर्क नहीं पड़ता कितने नंबर ऑफ रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, सबके लिए VDR हाँ VDR जो है सबके लिए लगाया जा सकता है। तो ऐसे V2 के लिए क्या लिखोगे आप, यू कैन राइट V2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ जिस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर रहे हो उसकी वैल्यू। तो V2 फाइंड कर रहे हो तो R2 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सर्किट। है ना सिंपल। इस फॉर्म से आप समझेंगे ना तो आपको पूरा क्वेश्चन आसान लगने लग जाएगा और इजी। और इसको याद करने बैठेंगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऊपर R1 होता था कि नीचे R1 होता था, कि ऊपर प्लस R1 प्लस R2 था कि नीचे R1 प्लस R2 था। भूल जाते हैं कई बार बच्चे एग्जाम के प्रेशर में। तो वो चीज नहीं होगा। आपको ये पता है कि भाई टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ जिस ब्रांच का मुझे रेजिस्टेंस पूछा है उस ब्रांच की रेजिस्टेंस, मतलब जिस ब्रांच का या जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज पूछा है वहां की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट। कंप्लीट है ये चीज। अप्लाई करके देखते हैं, चलिए लेट्स सी, देखते हैं ये कितना परसेंट एप्लीकेबल है। तो मान लो क्वेश्चन में कभी ऐसा पॉइंट अराइज हो गया आपके जिसमें कि आपको यहां कहीं पे कोई वोल्टेज सोर्स गिवन है जैसे कि 10 वोल्ट और यहां रजिस्टर बना के दिया हुआ है 5 ओम और 10 ओम। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ Vx। ये क्वेश्चन दे दिया, फाइंड Vx। कैसे फाइंड करना है नहीं बताया, केवीएल केसीएल कुछ नहीं बोला आपको। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर सकते हो। केवीएल अप्लाई करोगे आप मैश एनालिसिस का पोर्शन शुरू करोगे यहाँ से, तो प्लस 10 माइनस 5i1 माइनस 10i1 इज इक्वल टू 0, और उसको फिर सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस 15i1 इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, तो i1 इज इक्वल टू 10/15 आपको दिखाई देगा, तो उससे i1 की वैल्यू निकलेगी। फिर उस i1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ गया। ठीक, ये कर सकते हो आप, लेकिन उससे बेटर ये है कि आप एक लाइन का फॉर्मूला पुट करो ना, आपका आंसर तो वैसे ही आ जाएगा। देखिए, अगर मैं सीधे सीधे VDR से जाता हूं बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो मुझे क्या करना है, मुझे बस इतना लिखना है कि Vx इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज दैट इज 10, ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाइड विथ जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है उसकी वैल्यू अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एक ही बार में आंसर आ जाएगा। अच्छा, 10/3। व्हाट अ कोइंसिडेंस, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर 3.33 है, बस ये वोल्ट्स में आया हुआ है और वो पिछला वाला जो था वो एम्पियर्स में आया हुआ था। ठीक है, डिफरेंस देख रहे हैं, ये वाला देखिए, ये भी 3.333 ही आ रहा है। तो गुड कोइंसिडेंस, और इसके साथ ये कंसेप्ट होता है कंप्लीट। तो आपको क्वेश्चन के अंदर जब भी ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा, आप उसके लिए बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये फंडामेंटल ध्यान रखिएगा, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ जहां का वोल्टेज पूछा उस ब्रांच की रेजिस्टेंस होल अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। तो अब अगर इसकी जगह पे 3 रेजिस्टेंस भी लगे होते या 5 रेजिस्टेंस लगे होते तो क्या दिक्कत था। आपको आपका फंडामेंटल क्लियर है ना, आपको पता है कि मैं टोटल वोल्टेज पुट करूंगा मल्टीप्लाइड विथ जहां का भी वोल्टेज पूछा होगा वो रेजिस्टेंस एंड होल डिवाइडेड बाय सारे रेजिस्टेंस का सम, क्योंकि सब सीरीज में, तो 10 रेजिस्टेंस भी अगर होंगे उस ब्रांच में तो 10 का सम कर देंगे और कुछ नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट CDR एंड VDR। लेक्चर बिल्कुल छोटा सा रखा था मैंने इसीलिए क्योंकि ये टॉपिक स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चन के फॉर्म में आपको नहीं पूछता है, सिवाय कुछ यूनिवर्सिटीज के। कुछ यूनिवर्सिटीज में सेपरेटली क्वेश्चन आया हुआ है, 5 to 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है इसका, डेफिनेटली एकदम एक सेपरेट टॉपिक के तौर पे। ज्यादातर जगह पे आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ पूछेगा ये चीज, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। तो कल की क्लास में जब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, कल यानी कि संडे की क्लास में, तो देखिएगा कि उसके बाद ये पूरा मतलब CDR का और ज्यादा यूज या VDR का और ज्यादा यूज आपको उसके अंदर समझ में आएगा, सर्किट सॉल्विंग आपकी इजी हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्या 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 पढ़ने वाले हैं सर, अगली क्लास में पढ़ेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे अलॉन्ग विथ इट्स कंप्लीट डेरिवेशन। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 14 मार्क्स के आसपास के वेटेज के साथ आता है उसका पूरा डेरिवेशन, 7 to 14 मार्क्स। बहुत मस्त सा डेरिवेशन करवाऊंगा आपको मैं,
जिसमें स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का वो करेंगे, डिराइव करेंगे हम लोग, ठीक है। उसका सर्किट सॉल्विंग भी करके देखेंगे, क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कैसे आप विजुलाइज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, और फिर उसके बाद शुरू होगा थ्योरम्स। तो इतना कुछ हमको इस सीक्वेंस में पढ़ना है, लगातार आप देखते रहिएगा। ये लेक्चर शॉर्ट रखा हुआ है और इसीलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल है ये। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग दिस लेक्चर्स। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। जय हिंद।